लेक्चर नंबर 71 पार्ट 1 इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर। ये नया इंड एस है जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर दैट इज़ ईपीएस। ठीक है, इंटरमीडिएट में इसका हम लोग बेसिक वर्जन पढ़े थे, इसका हम लोग एडवांस वर्जन फाइनेंस में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन जनरली 5, 10 या 12 मार्क्स का आ सकता है। और क्या करना है तुमको कि इसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान न रखे, फोकस ऑन क्वेश्चन। जैसे कि पिछला दो इंडेक्स हम लोग कर रहे हैं कि हमको फोकस करना है क्वेश्चंस पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ हैवी नहीं कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, लाइक मीनिंग क्या है उसका? द मीनिंग इज़ कि एक शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हो। ट्रू। और ये शेयर का मतलब कौन सा हो गया? इक्विटी शेयर। ये तो तुमको भी पता है, नॉर्मल चीज़ है भाई, कि ईपीएस में हम लोग लेते हैं शेयर का मतलब है इक्विटी शेयर। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर को, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर है, उसको कितना अर्निंग हो रहा है पर शेयर, वही है ईपीएस। ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक दैट इज़ बेसिक ईपीएस। व्हाट इज़ बेसिक ईपीएस? याद होगा तुमको, तो बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आ गया तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन ये बहुत ही ब्लडी टाइप का क्वेश्चन डेफिनेशन हो गया। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बेसिक ईपीएस का? बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो ईपीएस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ट्रू। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को जितना मिलने वाला है वो लो, डिवाइड करो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। दोनों चीज़ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पैट ले लोगे तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी जाएगा। मतलब पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो किसको मिलता है? वो कंपनी के मालिक को मिलता है। कंपनी का मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पैट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है। ट्रू। तो हम लोग सीधा पैट नहीं ले सकते, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नहीं, गलत है। हमको ढूंढना होगा एक्चुअल अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो जितना पैसा बच रहा है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उसको कंसिडर करना है, और डिवाइड किससे करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिक ईपीएस? बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नाम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जगह हमको बेसिक ईपीएस निकालना है, तो उसका शॉर्टकट हम लोग देंगे। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग लिखेंगे EA-ESH, दैट इज अर्निंग अवेलेबल डैश टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, EA-ESH। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को हम लोग बोलेंगे WANES, वेन्स। EA-ESH डिवाइडेड बाई वेन्स करेंगे तो बेसिक ईपीएस आ जाएगा। ओके ओके, परफेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि EA-ESH करोगे और डिवाइड करोगे वेटेड एवरेज से तो तुम्हारा बेसिक ईपीएस आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक्चुअल में हम EA-ESH या फिर वेटेड एवरेज कैसे निकालें? तो उसका बताते हैं। EA-ESH क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हमको अर्निंग निकालना है कि जो शेयर होल्डर को मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है। ट्रू। तो निकालते हैं। पहले तुम ले लो एबिट, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले एबिट ले लो, भले ही P&L उसका दिया होगा, उसका इंटरेस्ट कुछ और दिया होगा, उससे मतलब नहीं है। तुमको क्या लेना है? तुमको लेना है एबिट, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ले लिए, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। अभी तुम बोला है कि इंटरेस्ट दिया हुआ था P&L में, लेकिन तब भी तुम उसका एबिट ले लिया पहले, इंटरेस्ट से पहले वाला। क्यों? जब यहाँ पे फिर से तुमको इंटरेस्ट माइनस ही करना था। बताते, हो सकता है P&L में इंटरेस्ट गया हुआ होगा एट द रेट कूपन रेट के हिसाब से गया होगा, लेकिन एबिट से तुमको माइनस करना है इंटरेस्ट एट द रेट EIR। नॉर्मल कूपन रेट का इंटरेस्ट नहीं माइनस करना है, तुमको माइनस करना है इंटरेस्ट एट द रेट EIR। तो तुमको पहले लेना है एबिट में से माइनस करना है इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? EBT, दैट इज EBIT में से आई तो माइनस कर दिया, तो बचा क्या? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर तुम माइनस करोगे टैक्स, ठीक है, तब आ जाएगा EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स पूरा ओनर्स को मिलता है। ओनर कौन है यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। किसको पहले पेमेंट जाएगा? पहले पेमेंट जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है पहले वो दे दो, तब वो जब चला जाएगा तब तुम्हारे पास आ जाना चाहिए एक अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रू। हम लोग क्या किए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट हटाए एट द रेट EIR,
EIR में क्या क्या होता है फिर से बताते हैं, याद कर लेना। EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्लूड्स कूपन रेट, प्रीमियम, डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये 4 चीज़ को मिला के हम लोग EIR बनता है। इसीलिए EIR और कूपन रेट में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कूपन रेट सिर्फ कूपन रेट है, EIR में कूपन रेट भी है और बाकी का 3 चीज़ भी है। ओके, तो हम लोग ESS कैसे निकाल रहे हैं, एबिट माइनस इंटरेस्ट, तब आ गया EBT माइनस टैक्स, फिर आया EAT में से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, उसको माइनस करेंगे, तब आ जाना चाहिए इक्विटी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन इतना इजी नहीं है। क्या है कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होगा उसमें 2 बात आता है। पहला बात ये है कि पहले चेक करो कि क्या वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था या नॉन क्यूमुलेटिव था। अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था तो भले वो डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, लेकिन तब भी तुमको डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा मैंडेटरली, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है और क्यूमुलेटिव होता है प्रेफरेंस शेयर, तो कभी ना कभी हमको डिविडेंड देना ही पड़ता है। ट्रू, तो अगर इस साल नहीं देंगे तो अगला साल देंगे, तो श्योर है कि हमको माइनस तो करना है, श्योर है माइनस करना है। इट्स लाइक अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि भले ही अनाउंस करे ना करे, पेमेंट दे ना दे, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तुमको मैंडेटरी डिविडेंड माइनस करना, डिडक्ट करना पड़ेगा तुम्हारा EAT में से, जब वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो तुम तभी माइनस करोगे उसका डिविडेंड जब उसको अनाउंस किया गया है। ओके, इट्स लाइक कि कैश बेसिस पे तुमको कंसिडर करना पड़ेगा जब नॉन क्यूमुलेटिव शेयर से, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ले जाओ, नॉन क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव है तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, नॉन क्यूमुलेटिव है तो कैश बेसिस पे। ओके, परफेक्ट। तो EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिए चेक करके कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन एक और चीज़ तुमको कंसिडर करना है, क्या कि ये जो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा, वो जब तुम डिविडेंड दोगे तो तुमको DDT देना होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जो तुम प्रेफरेंस डिविडेंड देने वाले हो उसमें से तुमको माइनस करना होगा DDT को, माइनस या प्लस समथिंग कंसिडर, सर बोले उसको DDT इंक्लूड करना है। तो DDT इंक्लूड करना इन द सेंस हो सकता है कि उसको डिडक्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिडक्ट करके पैसा दे तो हमको माइनस करना होगा, या फिर समथिंग कुछ। ठीक है, तुम एक बार देख लेना। तो EAT में से माइनस क्या हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड कंसिडरिंग नॉन क्यूमुलेटिव एंड इंक्लूडिंग DDT। ओके, तब EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिए तो ये ESH आ जाना चाहिए। ट्रू, लेकिन ये सब इंटरमीडिएट लेवल का चीज़ है, आप फाइनल लेवल का चीज़ समझो। इक्विटी अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद सीधा तुमको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा? इसमें बीच में 2 चीज़ और है, तुमको 2 चीज़ और कंसिडर करना है। भले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम पैसा दे दिए जो भी उसको देना चाहिए था, अब सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना है, लेकिन तब भी उसमें से कुछ पैसा को कम किया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, बताते हैं। 2 चीज़ ऐसा क्या है, जो अर्निंग आफ्टर गिविंग अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट इक्वल टू इक्विटी अर्निंग अवेलेबल टू ESH। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 रीजन की वजह से। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद हम लोग सीधा ESH पे नहीं आ रहा है। 2 चीज़ बीच में क्या है, 2 चीज़। पहला है सेटलमेंट पेमेंट, दूसरा है P&L का एक आइटम है। ठीक है, एक है सेटलमेंट पेमेंट और P&L का आइटम। तब जाके तुम ये दोनों को जब कंसिडर कर लोगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो समरी क्या बनेगा आपका कि EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT आया, फिर माइनस टैक्स EAT आया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तब आके आया माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किए, तब तुमको फिर से माइनस सेटलमेंट करना होगा, माइनस या प्लस सेटलमेंट, फिर माइनस या प्लस P&L का एक आइटम, तब आएगा तुम्हारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम सेटलमेंट बोले, सेटलमेंट पेमेंट और एक P&L का आइटम जो तुम बोल रहे हो, क्या है, व्हाट इज़ दैट? वो समझने के लिए तुमको एक वो समझना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? पेज नंबर 423 एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है कि 10% प्रेफरेंस शेयर था तुम्हारे पास जो तुम इशू किए थे एट द रेट पार, तुम एट पार उसको इशू किए थे। वो रिडीम होने वाला है 5 साल के बाद, और वो भी रिडीम होगा 5 साल पे। इशू भी पार पे किए थे और रिडीम भी होगा पार पे, लेकिन 5 साल के बाद। कम कूपन रेट 10% तुमको दिख रहा है, EIR कितना है, वो भी 10% होगा। क्यों? क्योंकि ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना डिस्काउंट है, ना प्रीमियम पे है, कूपन रेट ही है, तो कूपन EIR सेम है। कितना परसेंट? 10%। कितना साल का था प्रेफरेंस शेयर, कितना दिन के लिए हम लोग इशू किए हुए थे? 5 साल के लिए। ठीक है,
आफ्टर 3 साल क्या हो रहा है कि कंपनी डिसाइड कर रहा है कि हम लोग सेटल करेंगे प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹2 प्रीमियम ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर। 5 साल तक का था, इशू किए हुए थे, बोलते कि 5 साल के बाद तुम रिडीम करोगे, लेकिन 3 साल के बाद कंपनी खुद बोल रहा है कि भाई हम इसको सेटल कर देना चाहते हैं, हम इसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, हम 3 साल के बाद ही तुमको पेमेंट दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अगला 2 साल तक तुमको डिविडेंड कुछ नहीं देंगे, ठीक है, तुम खत्म हो चुके हो, जो 5 साल का होना था 3 ही साल बनाएगा। तो थर्ड ईयर क्या बोल रहा है कि हम सेटल कर रहे हैं, सेटल करने के लिए क्या बोल रहा है कि हम आपको प्रीमियम पे सेटल करेंगे, आप भले ही आप ₹10 पर खरीदे, हम आपको ₹12 से खरीद लेंगे आपका प्रेफरेंस शेयर को। तो क्या कर रहा है कंपनी, एट द रेट ₹2 प्रीमियम वो सेटल कर रहा है। ट्रू, परफेक्ट, ठीक है भाई, परफेक्ट। तो एक बात बताओ, ये जो ₹2 प्रीमियम पे सेटल कर रहा है, दैट इज एक तरीके से रिडीम हो रहा है ₹2 प्रीमियम पे। डे वन हमको पता था कि रिडीम होगा पार पे, लेकिन अभी 3 साल के बाद क्या किस पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे। तो क्या ये प्रीमियम इंक्लूड किए थे हम लोग EIR कैलकुलेट करते टाइम, जो ₹10% जो कैलकुलेट किए हुए थे पहले? नहीं, क्योंकि उस टाइम हमको पता ही नहीं था कि प्रीमियम पे होगा। एक बार एक सरप्राइज ही हो रहा है कि सरप्राइजिंगली तुमको तुम सेटल कर रहे हो, ऊपर से प्रीमियम पे सेटल कर रहे हो, तो ये तो एक्स्ट्रा एक लॉस है, कंपनी को ही लॉस है। तो ये एक तरह से जो लॉस हुआ उसको तुमको माइनस करना होगा PAT से, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स से सेटल कर रहे हो, और दैट इज सरप्राइज सेटलमेंट। ट्रू, तो ये एक तरीके से लॉस है, ये तुमको माइनस करना होगा कहाँ से, जब EAT में से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे, तब ये जो सेटलमेंट होगा वो तुमको वहाँ से माइनस करना होगा, क्योंकि ये ₹2 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो जो भी लॉस होगा वो तुमको वहाँ माइनस करना होगा। लेकिन तुम बोले थे भाई कि EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस माइनस सेटलमेंट और प्लस माइनस P&L आइटम, तो प्लस माइनस सेटलमेंट क्यों बोले थे? यहाँ तो माइनस ही हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो ₹2 का लॉस हो रहा है, प्लस कब होगा? सेटलमेंट प्लस पे कैसे हो सकता है? पैसा उससे बढ़ेगा कैसे, या फिर हमको इनकम कैसे होगा सेटलमेंट पे इनकम कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर कंपनी बोले कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं लेकिन डिस्काउंट पे, तुम भले ही मेरे से ₹10 पे खरीदे थे, हम ₹9 तुमको देंगे, ₹1 डिस्काउंट, और तब भी तुमको हमको बेचना पड़ेगा। ये नॉन प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम डिविडेंड पे सेटल कर रहे हैं, तो ₹1 का हमको इनकम हो रहा है, तो वहाँ पे प्लस सेटलमेंट हो जाएगा, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सेटलमेंट। ओके, परफेक्ट। और इस सेटलमेंट को सर सिर्फ नाम दिया सेटलमेंट पेमेंट, हम देना चाहते हैं सरप्राइज सेटलमेंट पेमेंट। सरप्राइज है तभी तो हमको एक बार लॉस हो रहा है, अगर सरप्राइज नहीं होता, EIR में ₹2 अगर कंसीडर होता, तो जब EBIT माइनस इंटरेस्ट एट EIR कर रहे थे तो वहीं पे हो चुका होता था, फिर से हमको लॉस करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे, सरप्राइज सेटलमेंट पेमेंट। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस माइनस सेटलमेंट पेमेंट कर दिए। एक और चीज़ तुम बोले थे वो था P&L का कोई आइटम, वो भी प्लस माइनस था। व्हाट इज P&L का कोई आइटम? P&L का कोई आइटम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो P&L में नहीं गया है, उसको P&L में रिकॉग्नाइज हम लोग नहीं किए हैं कोई रीज़न की वजह से, लेकिन उसको होना चाहिए था, नहीं किए हैं P&L में लेकिन उसको होना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इनकम जिसको P&L में रिकॉग्नाइज करना था, हम लोग नहीं किए, तो वहाँ पे जाके तुमको प्लस इनकम करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस जो P&L में नहीं किया है लेकिन उसको करना चाहिए था, तो माइनस सच एक्सपेंस, तब तुम्हारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू ESH। समझे? जनरली हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पर समझ चुके थे, प्रेफरेंस डिविडेंड तुमको पता ही था, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे तो हमको ESH आ जाना चाहिए था, लेकिन फाइनल लेवल पे क्या है कि सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस के बाद ESH नहीं आएगा, तुमको प्लस माइनस सेटलमेंट पेमेंट करना होगा, प्लस माइनस P&L का आइटम करना होगा, तब जाके तुम्हारे पास आएगा क्या, ESH। ओके, परफेक्ट। तो ये कहानी था ESH का। ओके, तो बेसिक EPS इक्वल टू ESH बाई वेन्स, WANES। ट्रू, तो ESH तो निकालना सीख गए। वेन्स कैसे निकालते हैं भाई? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो कैसे निकालते हैं? उसको निकालने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, आना होगा पेज नंबर 424 पे। एग्जाम्पल देखो इसमें कि वही एग्जाम्पल है कि अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल देखने से पहले नहीं, एग्जाम्पल देख लेते पहले। हाँ, एग्जाम्पल बोल रहा है कि 2011-12 करके एक फिनेंशियल ईयर है, जिसमें क्या हो रहा है 1 अप्रैल 11 को हमारे पास 10 लाख शेयर था, 1 जुलाई को हम लोग नया इक्विटी शेयर और इशू कर रहे हैं 5 लाख, और 1 जनवरी 12 को
क्या कर रहे हैं कि बायबैक कर रहे हैं 1 लाख शेयर का, तुमको निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे निकालोगे? 2 फॉर्मूला है भाई निकालने का। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर लॉट इनटू टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग टिल नेक्स्ट इवेंट। क्या बोले भाई, फिर से बोलो। नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर लॉट, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर्स इनटू टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग टिल नेक्स्ट इवेंट। 2 वर्ड है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर्स इनटू टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। ओके, क्यूमुलेटिव शेयर्स और टिल नेक्स्ट इवेंट, 2 चीज़ याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव शेयर्स 1 अप्रैल 11 को 10 लाख इशू किए हैं इनटू हमको, तो वेटेड एवरेज तुमको निकालना है। तो वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्यूमुलेटिव इक्विटी शेयर इनटू टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। तो अभी क्यूमुलेटिव शेयर्स कितना है, 1 अप्रैल 11 को 10 ही लाख है। नेक्स्ट इवेंट कब हो रहा है, 3 महीना बाद, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को हो रहा है। तो 3 महीना तक तुमको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर 10 लाख इंटू टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट 3 मंथ्स अपॉन 12, तो 1 आ जाएगा। फिर उसको प्लस करो, फिर 1 जुलाई को क्या हुआ, जब नेक्स्ट इवेंट आएगा तब क्यूमुलेटिव होगा। 1 जुलाई को क्या हो रहा है, कितना क्यूमुलेटिव शेयर है मेरे पास, 15 लाख, 10 + 5, 15 लाख इंटू टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। नेक्स्ट इवेंट की कब है, 1 जनवरी को। तो 1 जुलाई से 1 जनवरी जाने में कितना टाइम लगता है, 6 महीना। तो 15 लाख इंटू 6/12। उसके बाद फिर क्या है, बायबैक हो रहा है। बायबैक करने के लिए मतलब क्या होता है कि हम खरीद रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव शेयर कितना है, 1 जनवरी को मेरा क्यूमुलेटिव शेयर्स हो गया 15 लाख माइनस 1 लाख, रेडी 14 लाख इंटू टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। नेक्स्ट इवेंट क्या है, होगा 31 मार्च। तो 3 महीना अपन 12, इस सब को जब तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, जो होगा वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला क्या हुआ था इसमें, फॉर्मूला ये था क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। बस सबको ऐड करते चले जाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये मेरा मेथड था और इजी मेथड था। लेकिन सर क्या बोले हैं कि ये मेथड नहीं, मतलब सर सीधा नहीं बोले कि ये मेथड यूज़ नहीं करना है, लेकिन सर ये मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। सर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सर मतलब सर यूज़ किए हैं बताने के लिए कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सर खुद नहीं कर रहे हैं वो मेथड को यूज़, सिर्फ बता दिया कि अल्टरनेटिव है, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम फॉर्मूला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड। उसमें था नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर इनटू आउटस्टैंडिंग टिल नेक्स्ट इवेंट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल शेयर, क्यूमुलेटिव शेयर नहीं, इंडिविजुअल शेयर मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड। इसमें ईयर एंड तक लेना है, उसमें नेक्स्ट इवेंट तक ले देते हैं, इसमें ईयर एंड तक लेना है और इंडिविजुअल शेयर्स का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इंडिविजुअल शेयर लिखना है, 1 अप्रैल को कितना शेयर था, 10 लाख, टिल मल्टीप्लाई करना है टिल ईयर एंड, तो इंटू 12/12, क्योंकि 12 महीना बचा हुआ आउटस्टैंडिंग, तो 12 महीना, प्लस नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं प्लस 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग 15 लाख नहीं करेंगे, 15 लाख इंटू नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ 5 लाख, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल शेयर्स करना, प्लस 5 लाख इंटू आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड। कितना टाइम बचा हुआ अभी ईयर एंड में, 9 महीना, तो करेंगे 5 लाख इंटू 9/12। ओके ओके। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, बाईबैक कर रहे हैं। बाईबैक करने का मतलब हम लोग का इक्विटी शेयर कम हो रहा है। कितना बाईबैक कर रहे हैं, 1 लाख। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 14 लाख नहीं करेंगे, हम लोग सीधा करेंगे 1 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स 1 लाख इंटू आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड, तो 3/12। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे मेथड में क्या करना था कि क्यूमुलेटिव लेके चल रहे थे, 3 महीना, 6 महीना और उसके बाद फिर 3 महीना, तो पूरा 12 महीना का आ जा रहा था। ओके, और हर जगह प्लस करते जा रहे थे, क्योंकि इस महीना का कितना हुआ, इस महीना का कितना हुआ, इस महीना का कितना, वो कर रहे थे। लेकिन हम सर के मेथड में क्या करना है कि पूरा साल का लेना है। तो पहले इंडिविजुअल शेयर पूरा साल का ले लिए कि इतना शेयर पूरा साल था, फिर उसके बाद इंडिविजुअल शेयर जब तक वो पूरा साल एंड हो रहा था उतना देर का ले लिए। तो इस और इसके हिसाब से ये सब पूरा साल था, ट्रू। लेकिन फिर क्या हुआ, 1 लाख हमको बाईबैक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो कैलकुलेट किए थे कि हमारे पास 5 लाख पूरा साल था और उसके बाद 10 लाख पूरा साल था और 5 लाख 9 महीना था, लेकिन ये तो कैलकुलेट किए हुए पूरा साल के लिए। बाद में क्या हो रहा है 1 जनवरी को कि हम 1 लाख शेयर खरीद ले रहे हैं, तो इसमें तो बोल रहे थे कि पूरा साल तक था है, लेकिन बाद में इक्विटी शेयर खरीद ले रहे हैं, तो हमको फिर से माइनस करना पड़ेगा तभी कम होगा।
तब माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो जब सर का मेथड यूज़ करोगे तो तुमको प्लस माइनस करना होगा, कि देखना होगा कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या फिर समथिंग कुछ, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा इन द सेंस बाईबैक हो रहा है या इशू हो रहा है। मेरे मेथड में सीधा क्यूमुलेटिव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन सर बोले हैं कि मतलब सर यूज़ कर रहे थे यही वाला मेथड, उनका वाला मेथड, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला कर देना तुम, ठीक है, परफेक्ट। इसी को लेके इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 5.2 पे, वो एक बार बनाओ तुम। वो नंबर ऑफ डेज़ को लेके है, इसमें तो आराम से मंथली कर रहे थे तो मज़े में हो रहा था, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ करके दिया हुआ है। और जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा वैसे दिया होगा कि बीच 15 जुलाई को या फिर ऐसे करके अगर है, या फिर 6 तारीख को इशू हो रहा है, 8 तारीख को बाईबैक हो रहा है, ऐसे तो तुमको नंबर ऑफ डेज़ में कम करना होगा। जब नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट कर रहोगे तो दो चीज़ तुम्हारे पास दिमाग में रखना होता है। क्या? जो डेट ऑफ इशू होगा उसको तुमको कंसिडर करना होगा कि उस दिन ही इशू हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 8 तारीख को इक्विटी शेयर इशू हो रहा है तो वो कितना दिन आउटस्टैंडिंग था उस महीना में? उस महीना में 8 तारीख से लेके 30 तारीख तक, अगर अप्रैल का महीना है तो 8 तारीख से लेके 30 तारीख मीन्स 22 दिन ओनली नहीं, 23 दिन होगा, क्योंकि 8 को भी तुमको कंसिडर करना होगा। ओके, ये एक चीज़ दिमाग में रखना। दूसरा चीज़ कि तुमको नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो ईयर है वो लीप ईयर है कि ये है, तुमको चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो क्वेश्चन सीधा तुमको बोलेगा कि हाँ भाई लीप ईयर है। अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो तुमको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक, परफेक्ट, क्लियर, वेरी मच क्लियर। दो चीज़ याद रखने वाला ये चीज़ कि डेट ऑफ इशू को कंसिडर करना और लीप ईयर जब तक नहीं बोले मत मानना। ओके, तो हम लोग समझ गए कि EA/ESH कैसे निकलता है और वेन्स कैसे निकलता है। EA/ESH तुम समझ में आ चुका है। वेन्स को निकालने के लिए सर का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ओके सर, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा बेसिक EPS। ओके, ए भाई तो इसको सीधा EPS क्यों नहीं बोलते हैं, बेसिक EPS क्यों बोल रहे? कोई दूसरा भी EPS होता है क्या? हाँ भाई, बहुत सारा EPS होता है, याद करो, एडजस्टेड EPS, रीस्टेटेड EPS, बहुत सारी चीज़ होता है ना। ट्रू, इसलिए हम लोग वहाँ पे बेसिक EPS निकाल रहे थे। ओके, नया टॉपिक, और अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बोनस शेयर। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री शेयर इशूड। जो फ्री में जो शेयर इशू होता है उसको कहते हैं हम लोग बोनस शेयर। मेरे पास 10 शेयर था, कंपनी बोनस शेयर दे रही है कि 1:2 के रेशियो में, तो जिसके पास दो गो शेयर है उसको एक बोनस शेयर फ्री मिलेगा। मेरे पास अगर 20 गो शेयर है तो हमको बोनस कितना मिलेगा? 10 गो बोनस शेयर। ट्रू, और विदाउट कॉस्ट, मतलब हमको 1 रुपया नहीं देना है, हमको सीधा कंपनी अलॉट कर देगी। ट्रू ट्रू, तो दिस इज़ बोनस शेयर। ओके, लेकिन भाई जब भी बोनस शेयर इशू होता है तो तुमको वेन्स कैलकुलेट करते टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा। वेन्स मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जब भी बोनस शेयर इशू होगा तो वेन्स अलग तरीका से कैलकुलेट होगा। बाप रे बाप, हार्ड होगा तब तो। अरे यार इजी है। जब भी बोनस शेयर इशू हुआ है तो वेन्स कैसे निकलेगा बताते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक सीख रहे थे वैसे निकालना। और सर का मेथड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड, वैसे करके तुम सब कुछ कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल शेयर्स के लिए करना, कि जिसके लिए पैसा तुम लिए थे। लेकिन जब बोनस शेयर का कर रहे होगे इसी चीज़ में, जैसे कि 10 लाख पहले से था, फिर 5 लाख नॉर्मल इशू किए, फिर बोनस इशू किए, तो 10 और 5 का तुम नॉर्मल मेथड से करना। जब बोनस शेयर का बात आएगा तब तुमको क्या करना होगा? तब तुमको नहीं देखना होगा कि वो आउटस्टैंडिंग कब था। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में वेयर इज़ एग्जांपल, हाँ, पेज नंबर 426 पे, उसमें क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को 5 लाख शेयर था, 1 जुलाई को 2.5 लाख और इशू कर रहा है शेयर्स, 1 अक्टूबर को बोनस इशू कर रहा है। 1 जुलाई वाला नॉर्मल शेयर था जिसके लिए पैसा लिए हैं, 1 अक्टूबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को बोनस इशू कर रहे हैं विदाउट टेकिंग मनी। ओके, तो जब वेन्स निकालोगे तो 5 लाख और 2.5 लाख पे तुम नॉर्मल तरीका से निकाल दोगे, 5 लाख इंटू जब तक वो आउटस्टैंडिंग था टिल ईयर एंड, और वैसे ही न्यू शेयर का। लेकिन जब बोनस का निकालोगे तब क्या करोगे? तब तुम सीधा ये नहीं कर दोगे कि 3.75 लाख इंटू जब तक वो आउटस्टैंडिंग था, डैट इज़ अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक, मतलब डैट इज इक्वल टू 6 महीना। तब वहाँ तुम 6/12 नहीं करोगे। जैसे ही बोनस शेयर का बात आएगा तब उस टाइम तुमको भूल जाना है कि वो कब इशू हुआ है, एकदम दिमाग में रखा, इग्नोर कर दो कि कब इशू हुआ है। जैसे ही बोनस शेयर आएगा तुम्हारे तो क्वेश्चन में, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि बोनस शेयर आया है, मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। फिर से बोलो, वेन एवर बोनस शेयर का क्वेश्चन इज देयर, यू हैव टू अज्यूम
ignore when is it announced, when bonus share is announced, ignore is that. You should only assume that whenever bonus share is there, it means it is existing from earliest reporting period. एक एग्जाम्पल दो भाई, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? अपना ये एग्जाम्पल 2 में 1 अक्टूबर को हम लोग दे रहे हैं 3.75 लाख। जनरली शेयर खोता अगर 1 अक्टूबर को हम लोग नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तो उसका वेटेड एवरेज निकालते हैं कि जैसे कि 3.75 लाख इंटू 6/12, लेकिन बोनस है तो भूल जाओ कि 1 अक्टूबर को हुआ है इशू। अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड जब से था तब से हमको मानना है कि बोनस शेयर इशू है। ओके, कैसे करें उसको? कुछ नहीं भाई, तुम नीचे आके देखोगे तो तुमको पता चलेगा। हाँ, एक जो रेड पेन से काटा हुआ उसको देखो, 6 लाख अपन 3.75 इंटू 12/12 किए हुए हैं। वहाँ पे 6/12 नहीं किए, उसको 12/12 किए। क्यों? क्योंकि अभी अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड क्या था हमारा था 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर। तो 11-12 का सबसे अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 11। तो 1 अप्रैल 11 से ईयर एंड तक लेना है। कितना हुआ? 12 महीना। अगर कंपनी स्टार्ट होती 1 जुलाई को, तब हम लोग बोनस शेयर कब से इशू मानते हैं? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेके ईयर एंड तक, डेट इज इक्वल टू 9 महीना। तो हमारा अभी अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड कितना क्या था? 1 अप्रैल। तो हम उसको 12/12 कर रहे थे, समझे? तो जब भी बोनस शेयर इशू होगा ना, तो भूल जाना कि कब उसको अनाउंस किया रहा है। सीधा तुमको उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इट इज़ आउटस्टैंडिंग फ्रॉम क्या उसको कहते हैं? अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। और जनरली कंपनी एग्जिस्ट करेगी 1 अप्रैल को, तो सीधा 12/12 जनरल ये होगा। ओके, परफेक्ट। भाई जब तुम ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, सही बोल रहा है कि 12/12, तो उसको काटा क्यों है तुम? उसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हम क्या बोले कि बोनस शेयर को तुमको तब से मानना है, तुमको तब से उसको एग्जिस्टिंग मानना है फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। ट्रू। यहाँ जो बोनस शेयर इशू हो रहा है 3.75 लाख का, वो किस पे इशू हो रहा है भाई? जितना एग्जिस्टिंग शेयर था मार्केट में, डेट इज 5 लाख प्लस 2.5 लाख, 7.5 लाख पर। 7.5 लाख पे बोनस इशू किए हैं 3.75 लाख पे। ट्रू, लेकिन एक बात बताओ भाई, 5 लाख पे हम कितना इशू किए बोनस? 2.5 लाख। और 2.5 लाख पे कितना इशू किए हैं? 1.25 लाख। तो तुम बोले कि बोनस शेयर इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड, सही बात है। तो जो 5 लाख के ऊपर जो 2.5 लाख बोनस शेयर है, वो 2.5 लाख का जो बोनस शेयर है 3.75 में से, ये जो 2.5 लाख का बोनस शेयर वो किसके ऊपर है? 5 लाख के ऊपर। ये 5 लाख एग्जिस्ट कर रहा था 1 अप्रैल को। हाँ भाई, कर रहा था, इसलिए तो 12/12 किए। बोनस शेयर को क्या किए? 12/12। ट्रू। लेकिन जो बाकी का 1.25 लाख का बोनस शेयर जो तुम इशू किए हो, वो कौन से इक्विटी शेयर पे किए हो? वो वो 2.5 लाख जो इक्विटी शेयर इशू किए थे ना, उसके ऊपर बोनस हम दे रहे हैं 1.25 का। तो ये जो नया वाला इक्विटी शेयर वो कब इशू किए हो? वो तुम इशू किए हो 1 जुलाई को। तो एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो कि बोनस शेयर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड से। तुम 3.75 दैट इज 2.5 प्लस 1.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 12/12, ये सोच के कि 1 अप्रैल 11 को वो बोनस शेयर ये हो रहा था, क्या उसको कहते हैं? एग्जिस्ट हो रहा था 1 अप्रैल 11 को। लेकिन ये जो बोनस शेयर है वो तो आ रहा है इक्विटी शेयर इशूड पे। 5 लाख वाला इक्विटी शेयर तो इशूड था, तो ये 2.5 लाख बोनस शेयर मान लिए कि हाँ उस दिन भी एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन बाकी का जो 2.5 लाख नया इक्विटी शेयर इशू किए हैं और उसके ऊपर जो 1.25 लाख बोनस आ रहा है, वो 1 अप्रैल 11 को था ही नहीं। ये जो 2.5 लाख इक्विटी शेयर था वो 1 अप्रैल को था ही नहीं, वो तो सीधा 1 जुलाई को आया है। तो बोनस कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 1 अप्रैल 11 को? 1.25 कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 1 अप्रैल 11 को? नहीं कर सकता है, समझे? तो 5 लाख पे जो बोनस है वो 12 महीना रहेगा, और जो 2.5 लाख पे जो बोनस है वो 9 ही महीना रहेगा। क्योंकि भाई ठीक है, अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड से होना चाहिए, लेकिन जो बोनस जिस पे दिया जा रहा है कम से कम उसको तो एग्जिस्ट होना चाहिए अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे। अगर अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे वो नहीं है तो बोनस कैसे आएगा, समझे? इसीलिए उसको काटा हुआ है। पूरा 3.75 इंटू 12/12 नहीं करना है। 3.75 में से 2.5 12/12 होगा, बाकी का जो 1.25 है वो होगा 9/12। वही चीज़ तुम्हारा दिया हुआ है आगे पेज नंबर 427 पे। 5 लाख के ऊपर 12/12, 5 लाख के ऊपर इंटू 12/12 करेगा तो नॉर्मल शेयर का बात कर लिए। बोनस शेयर का जब उसका बात कर रहे हो, 2.5 लाख जो 5 लाख पाया वो देखो इंटू 12/12 हुआ है। 2.5 लाख जो इक्विटी शेयर 1 जुलाई को हुआ है उसका जो बोनस है वो देखो 9/12 हुआ है। ओके, परफेक्ट। तो 2 चीज़ बोनस शेयर में समझे।
पहला कि जब अनाउंस हुआ उससे मतलब नहीं है, इट इज़ एग्जिस्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन हाउ इट विल एग्जिस्ट फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड, ओनली इफ जिसके ऊपर बोनस दिया जा रहा है वो एग्जिस्ट हो रहा है अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे, तब ऐसा होगा। ट्रू ट्रू, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन इस एग्जाम्पल में लास्ट में क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी 2012 को हम लोग बाई बैक कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स। क्या कर रहे हैं हम लोग बाई बैक कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स। ट्रू, तो बाई बैक करते हैं तो माइनस करेंगे, क्योंकि सर का मेथड यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल शेयर इंटू आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड, तो माइनस करना पड़ रहा था, तो माइनस बाई बैक किया 2 लाख इंटू 2/12। लेकिन क्वेश्चन अपना आंसर में देखोगे, इस 2 लाख के ऊपर तुम बोनस शेयर कैलकुलेट नहीं किए हो है। पहला चीज, हम बोनस क्यों कैलकुलेट करेंगे भाई? वाई वी विल कैलकुलेट बोनस? नॉर्मल थिंग यार। तो हम क्या लॉजिक है? जितना इक्विटी शेयर इशू किए हुए थे उसका वेटेड एवरेज निकाल दिए, जितना बोनस इशू किए हो उसका वेटेड एवरेज निकाल दिए। जैसे 5 लाख और 2.5 लाख के ऊपर तुम 12 × 12 और 9/12 करके जो नॉर्मल इक्विटी शेयर है उसका तुम निकाल दिए वेटेड एवरेज। फिर जो बोनस इशू हुआ था 5 लाख के ऊपर 2.5 लाख, उसको 12/12 किया। जो 2.5 लाख पे था 1.25, उसको 9/12 किया। तो बोनस का वेटेड एवरेज निकाल दिया और इसका वेटेड एवरेज निकाल दिया नॉर्मल इक्विटी शेयर का, क्योंकि ये दोनों इशूड है मार्केट में। ट्रू, बाईबैक में हम बोनस क्यों निकालेंगे? बाईबैक में बोनस हम क्यों ही निकालेंगे भाई? बाईबैक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वापस, खरीद रहे हैं हम वापस, उससे हम क्या उसको कहते हैं, दे थोड़ी रहे हैं। नॉर्मल चीज समझो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है? मार्केट में जितना शेयर इशूड है उसका वेटेड एवरेज क्या है, मतलब जिस हिसाब से मंथ में गया, जैसे जैसे गया वो दिया हुआ है। ट्रू, तो हम लोग नॉर्मली समझो यार, क्या पता हम इतना काहे कॉम्प्लेक्स कर बोलते जा रहे हैं, कितना नॉर्मल सा चीज़ है कि बोनस मार्केट में, शेयर्स मार्केट में भले उसे मतलब नहीं है, कंपनी शेयर होल्डर को नहीं पता है कि बोनस है क्या है, कंपनी को पता है कि हम बोनस दिए फ्री ऑफ कॉस्ट और ये दिए हैं, तो वो मार्केट में था, हम उसे खरीद रहे हैं। तो बोनस का फिर से क्या है बात आएगा, तो ये 2 लाख के ऊपर तुम बोनस क्यों ही कैलकुलेट करोगे? नहीं कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। और एक और बात क्या भाई, कि 2 लाख हम खरीद रहे हैं, जैसे कि 10 लाख इक्विटी शेयर नॉर्मल इशू किए थे, 5 लाख इसके ऊपर हम बोनस दिए, तो मार्केट में 15 लाख था। 15 लाख में से हम लोग 2 लाख वापस ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये 10 लाख ओरिजिनल इक्विटी शेयर था, उसमें से 1.5 लाख वापस ले रहे हैं, बोनस में से 5 लाख वापस ले रहे हैं, 50,000 माइनस कर रहे हैं। ऐसा सेपरेटली तो नहीं बोला हुआ है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि 15 लाख में से कुछ अमाउंट ओरिजिनल वाला ले रहे हैं, कुछ अमाउंट बोनस वाला ले रहे हैं। लेकिन जब ले रहे हैं तो पैसा दे के ले रहे हैं ना। इतना सारा बात क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है, इशूड इक्विटी शेयर है, उसका सिर्फ वेटेड एवरेज निकलता है। ठीक है, तो एक तो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो पैसा देके इक्विटी शेयर इशू की है उसका तुम वेटेड एवरेज निकालो, बोनस शेयर का वेटेड एवरेज अलग से निकाल दो, इसका अलग इससे निकाल रहे, इसी के साथ निकाल देते हैं। अलग से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो बोनस शेयर है वो भले ही इस पे दिया हुआ है, लेकिन इसका रिपोर्टिंग पीरियड अलग होता है, इसका डेट अलग होता है, इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं बस। और उसका बाईबैक अलग। क्या पता इतना क्यों माथा खराब कर रहे हैं बस। ओके, लॉजिक समझ में आ गया, परफेक्ट। तो दिस इज हाउ तुम निकालते हो, क्या उसको कहते हैं, बोनस शेयर का वेटेड एवरेज। ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया हमको। तो जनरली वेंस का फॉर्मूला तुमको पता है, जनरली EIESS का फॉर्मूला पता है, जब बोनस आएगा तब वेंस कैसे निकलेगा उसका भी तुमको फॉर्मूला पता चल गया। अब और कुछ तो नहीं बचा? नहीं बचा सर, ठीक है, दोनों तुमको समझ में आ गया। अब एक बात, नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। सर एग्जांपल दिए कि क्या हुआ कि 2010-11 में हमारा EIESS था 10 लाख और वेंस था 5 लाख, तो बेसिक EPS था ₹2 पर शेयर। 2011-12 में क्या हुआ कि EIESS भी सेम था 10 लाख, और लेकिन वेंस जो था वो कितना हो गया, वेंस हमारा हो गया 10 लाख। पहले 5 लाख था वेंस, अब हो गया 10 लाख। तो अब हमारा बेसिक EPS कितना है, ₹1। पहले ₹2 था, अब हो गया ₹1। तो एक बात बताओ, तो अगर तुम सिर्फ ₹2 और ₹1 अगर देख रहे हो कोई कंपनी का कि भाई पिछला साल इसका बेसिक EPS था ₹2, अब हो गया ₹1, मतलब इस कंपनी को इस साल तो लॉस हो गया होगा। पिछला साल 10 लाख कमाया होगा, हो सकता है इस साल 5 लाख कमाया होगा, लेकिन
अर्निंग तो सेम है, EIS सेम है, डिफरेंट क्या हुआ, वेन्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के चेंज होने की वजह से बेसिक EPS चेंज हो रहा है और ये गलत पिक्चर दे रहा है मार्केट में। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं रीस्टेटेड EPS। रीस्टेटेड EPS क्या होता है, इस बोनस शेयर का ही कॉन्सेप्ट है कि बोनस शेयर में हम लोग क्या नाम लेते हैं, वर्ड क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये जो बोनस शेयर जैसे कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में 5 लाख, पहले जैसे कि पिछले साल 5 ही लाख था, इस साल क्या हुआ 5 लाख शेयर पे फिर से 5 लाख हम लोग और इशू किए हैं, तो टोटल 10 लाख हो गया। तो 5 लाख इशू जो किए वो बोनस शेयर इशू किए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर निकालते टाइम उस टाइम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। तो इस साल का जो 5 लाख का बोनस शेयर है वो यहाँ से 1 अप्रैल 11 से कैलकुलेट करके उसका दे दिए हम लोग EPS, ओके। लेकिन वर्ड क्या यूज़ किए थे, अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। तो भले ही पिछला साल में बोनस शेयर इशू नहीं हुआ था, लेकिन बोनस शेयर यहाँ पे भी तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब यहाँ कंसिडर करोगे तो यहाँ पे 5 लाख पहले से था, और बोनस शेयर जब इशू करोगे कंसिडर करोगे इसमें, तो फिर से 5 लाख इसमें आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में भी 10 लाख हो जाएगा, करेंट ईयर में भी 10 लाख हो जाएगा। तो रीस्टेटेड जो होगा हमारा, क्या उसको कहते हैं, EPS फॉर प्रीवियस ईयर, वो कितना हो जाएगा, ₹1। भले इसका बेसिक EPS ₹2 होगा, लेकिन रीस्टेटेड कितना होगा, ₹1। और करंट ईयर का बेसिक EPS कितना है, ₹1। तो रीस्टेटेड और करंट ईयर का EPS दोनों का सेम हो गया। तब ये तो ट्रू पिक्चर दे रहा है ना। तो आदमी सबको सीधा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बेसिक EPS नहीं देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जब देखोगे तो रीस्टेटेड के साथ रीस्टेटेड देखना उसका, और तब करंट ईयर का देखना, समझे। परफेक्ट। तो रीस्टेटेड का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया सर समझ में, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला था जो सर अभी तक समझाए थे। तो बेसिक EPS कैसे निकालते हैं, ESH बाई वेन्स, और वेन्स में जब बोनस शेयर जब इशू होता है तो वेन्स कैसे निकालते हैं वो भी तुमको बता चुके हैं। लेकिन ऐसे ICI नहीं बनाता है, ऐसे ICI नहीं बनाता है। ICI कैसे बनाता है, ICI इसका भी शॉर्टकट बनाता है, ठीक है। शॉर्टकट कैसे, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बोनस शेयर इशू होता है तो ESH डिवाइडेड बाई नॉर्मल शेयर के ऊपर जितना ईयर एंड तक था आउटस्टैंडिंग वो, फिर उसके बाद बोनस शेयर फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड, ये करते थे। ट्रू। तो मान लेते कि अपने क्वेश्चन में कितना था कि हम लोग कैसे समझ रहे थे, 5 लाख शेयर इंटू, पेज नंबर 427 पे देखना, EPS फॉर प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड, ठीक है। उसमें क्या है, 5 लाख इंटू 12/12 ओरिजिनल शेयर प्लस 2.5 लाख इंटू 12/12, 2.5 लाख इंटू 12/12 करोगे बोनस शेयर, ओरिजिनल शेयर इंटू बोनस शेयर, ठीक है। तो तुम्हारा 5 लाख इंटू 12/12 प्लस 2.5 लाख इंटू 12/12 करोगे तो आ जाएगा 7.5 लाख रुपया। तो 5 लाख ऊपर 7.5 लाख हो रहा है, ओके। लेकिन ICI ऐसा नहीं करेगा। ICI क्या करेगा, ICI क्या करता है आपका, पेज नंबर आ जाओ 428 पे। ICI क्या करेगा, 5 लाख इंटू 3/12 इंटू 12/12, मतलब बोनस शेयर का कुछ किया ही नहीं, 2.5 लाख का जो बात था वो कुछ किया ही नहीं, सीधा 5 लाख इंटू 12/12 कर रहा है, कुछ 3/12 कर रहा है। लेकिन बोनस शेयर जो 2.5 लाख था उसका तो कुछ बातें नहीं किया इसमें। क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 लाख को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 से। व्हाट इज 3/2, 3/2 को कहा जाता है बोनस फैक्टर। क्या कहा जाता है भाई, बोनस फैक्टर। जब 5 लाख इंटू 3/2 इंटू 12/12 करोगे तो आ जाएगा 7.5 लाख। जो सर के मेथड से हम लोग निकाल रहे थे तो उस टाइम भी 7.5 लाख आ रहा था, अब ICI के मेथड से निकाले तो भी 7.5 लाख आ रहा है। सर के मेथड में बोनस शेयर अलग से दिखा रहे थे, इसमें बोनस शेयर अलग से नहीं दिखा रहा है। इसमें क्या कर रहे थे, 5 लाख इंटू 12/12 ही कर रहे थे, प्लस 2.5 लाख इंटू 12/12 सर के हिसाब से। तो दोनों 5 लाख और 2.5 लाख 12/12 से ही हो रहा है। तो ये दोनों को एक साथ करके 5 लाख प्लस 2.5 लाख 7.5 लाख इंटू 12/12 करना था। एक्चुअल में तो वही हो रहा है, वही ये किया है, 5 लाख इंटू 3/2 इंटू 12/12, ओके। तो दोनों सेम है। अब क्वेश्चन पूछोगे बोनस फैक्टर कैसे निकलता है, बोनस फैक्टर अगला लेक्चर में बताएंगे कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट, ओके। और एक जो मेजर कॉन्सेप्ट था कि बोनस शेयर को अज्यूम करना है कि फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है। कैसे कि एक तो करेंट ईयर में अगर बोनस शेयर इशू हुआ है 1 अक्टूबर से, तो मानना है कि 1 अप्रैल से है। प्रीवियस ईयर का जब रीस्टेटेड निकालोगे तो उस टाइम बोनस उसका 1 अप्रैल से होना चाहिए। ट्रू। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और बात क्लियर था, एक और बात समझे थे कि बोनस शेयर इशू किस पे होता है, ओरिजिनल शेयर पे। तो ओरिजिनल शेयर अगर अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे है तभी तो उसके ऊपर बोनस हम लोग लेंगे। अगर अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे ही ओरिजिनल नहीं है तो बोनस शेयर वहाँ पे कैसे जा सकता है, ये चीज़ सीख गए थे। इसी को लेके पेज नंबर 427 पे दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में
करंट ईयर में हम लोग बोनस शेयर दिए हैं 3.75, दैट इज एग्जिस्टिंग था 5 लाख और 2.5 लाख एक जून को आया है। 5 लाख पे तुम्हारा बोनस शेयर अलग है, इस पे अलग है। तो जब प्रीवियस ईयर पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर में तुम बोनस कितना लेके जाओगे? 3.75 नहीं जाएगा, सिर्फ 2.5 लाख पे तुमको 2.5 लाख वाला बोनस सिर्फ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ 5 लाख इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग था। ये जो 2.5 लाख नया इक्विटी शेयर इशू किया वो करंट ईयर में किए हैं। ओके ओके परफेक्ट, तब तक के लिए बाय।